डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपके संघर्ष का साथी लक्ष्य सारथी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आइए, आज हमारा एक खास सब्जेक्ट रहने वाला है, वह है ज्योग्राफी, जिसको हिंदी में कहते हैं भूगोल। और ये 12th क्लास का भूगोल को देखेंगे, जिसका पहला चैप्टर होगा मानव भूगोल। तो आइए, बिना देरी किए हम लोग देखिए आज हमारा क्या क्या टॉपिक रहने वाला है। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है और सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को इस ढंग से लिखा गया है कि आप अगर ये सभी पॉइंट्स को देखते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलने वाला है और आपकी तैयारी में 4 चांद लगने वाला है। तो आइए, बिना देरी किए, है ना, बने रहिए और क्लास कीजिए। तो चलिए देखते हैं आज जो हमारा टॉपिक है, जिस पे हमारी विस्तृत चर्चा है। हम ज्योग्राफी यानी भूगोल, इसकी प्रकृति के बारे में जानेंगे, यानी कि ये कौन से शब्द से मिलकर बने हैं, उसका अर्थ क्या होगा, साथ में इसका मूल रूप से परिभाषा क्या होगा और इसके जनक कौन होंगे। साथ में देखिए इसका पहला चैप्टर क्या होगा, तो मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र, ये देखेंगे। और इसकी साथ में जो है ना, हर वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। चाहे मानव भूगोल को 2 वर्गों में बांटना हो, चाहे वो उसका भौतिक तत्व हो, चाहे वो सांस्कृतिक तत्व हो, है ना। फिर उनका सभी एग्जाम्पल्स देखेंगे, क्योंकि इनके एग्जाम्पल इतने इम्पोर्टेंट्स हैं कि यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव दृष्टि से भी ये काफी इम्पोर्टेंट होते हैं। साथ में हम देखेंगे मानव भूगोल का परिचय देखेंगे और इसमें सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। जिस तरह से ये सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी पे बारीकी से चर्चा रहेगी, है ना। आपको हर एक चीज बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। साथ में हम लोग देखेंगे मानव भूगोल का परिभाषा को, जो अलग अलग भूगोलवेत्ता, अलग अलग भूगोलवेत्ता जो भूगोल के जानकार होंगे, वो किस प्रकार से इसकी परिभाषा देंगे। जैसे कि प्रोफेसर विडाल डिला ब्लास के अकॉर्डिंग इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर प्रोफेसर जेम्स बोन्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, फिर साथ में प्रोफेसर हंटिंगटन, इन सभी के अकॉर्डिंग डेफिनेशन को देखेंगे। तो आपको कैसा लगा आज का ये सभी टॉपिक, है ना, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। आप बने रहिए और हम लोग मिलजुल कर एक विस्तृत चर्चा करते हैं, लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे कि आज का आधुनिक दौर में आप सबको पता है कि जब तक आप चैप्टर्स के अंदर जाकर लाइन बाय लाइन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नहीं पढ़ते हैं, तब तक आप बेहतर रिजल्ट की उम्मीद नहीं कर सकते, है ना। तो जब ये जानते हैं, तो वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए आज हम लोग इस तरह की टॉपिक को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे और सभी इंपॉर्टेंट पॉइंटों को हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए, बिना देरी किए हम लोग डिस्कस करते हैं और मेहनत करते हैं फ्यूचर की, बेहतरीन की। चलिए देखेंगे हम लोग ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। ज्योग्राफी को हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे, भूगोल। तो आइए जानते हैं सबसे पहले, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये जो ज्योग्राफी शब्द है, ये कौन से भाषा के शब्द है। तो आप कहेंगे ये ग्रीक भाषा के शब्द है। और ये ग्रीक भाषा जो के शब्द हैं, है ना, हम इसको यूनानी भाषा के शब्द भी कहते हैं, क्योंकि ग्रीक भाषा कहाँ बोली जाती है, यूनान में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है, यूनान में। इसलिए आप क्या कहेंगे, आप सबसे पहले कहेंगे कि ज्योग्राफी अर्थात भूगोल, ये जो शब्द है, कौन सा शब्द है, किस भाषा का शब्द है। तो आपका जवाब है ये ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। आप इसे यूनानी भाषा का शब्द भी कह सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा, जो ज्योग्राफी शब्द है ये ग्रीक भाषा का शब्द है, अर्थात यूनानी भाषा का शब्द है। चलिए, ये पॉइंट हम लोगों का क्लियर होता है। अब हम देखते हैं, ये जो ज्योग्राफी है, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने, 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, या हम कह सकते हैं कि यह 2 यूनानी शब्दों से मिलकर बना है ना। एक जियो और दूसरा ग्राफोस। तो क्या सुना आपने, वो 2 शब्द, जियो और दूसरा ग्राफोस। तो आइए जानते हैं, ये जो ज्योग्राफी है, ये 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। ज्योग्राफी कितने, तो जवाब है 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, तो कहेंगे 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है।
एक आपका हो जाएगा जियो, क्या हो जाएगा? जियो, और दूसरा हो जाएगा ग्राफोस। तो चलिए हम सबको याद हो गया, ये जो ज्योग्राफी है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है आपका जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। तो आइए इसी ग्रीक भाषा में इसका अर्थ को समझते हैं। जियो का अर्थ होगा पृथ्वी, ध्यान दीजिए इस बात को, जियो का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। वहीं ग्राफोस का अर्थ होगा वर्णन करना। ग्राफोस का अर्थ क्या होगा? वर्णन करना। तो हमने क्या देखा? ज्योग्राफी दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक है आपका जियो तो दूसरा है आपका ग्राफोस। तो जियो का अर्थ क्या होता है? पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ क्या होता है? वर्णन करना। तो इस प्रकार हमने क्या देखा? ज्योग्राफी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? तो पृथ्वी का वर्णन करना। क्या हो जाएगा? पृथ्वी का वर्णन करना। चलिए हमने क्या देखा? ओवरऑल कह सकते हैं, है ना, से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन करना। ये सभी पॉइंट भी आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा। सबसे पहला पॉइंट ध्यान से सुनिए, हमने क्या देखा? जो ये ज्योग्राफी है ना, ये ग्रीक भाषा के शब्द है, ये यूनानी भाषा के शब्द है। एक ही बात है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये जो ज्योग्राफी है दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, एक जियो दूसरा ग्राफोस। ये जो जियो है इसका अर्थ होता है पृथ्वी, है ना, ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है कि जियो का अर्थ क्या होगा? पृथ्वी। ग्राफोस का अर्थ क्या होगा? तो वर्णन करना। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं? ज्योग्राफी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना होता है। चलिए ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट करेक्ट होता है। तो अब इस प्रकार हम लोग अब देखने वाले हैं, जब पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल को पढ़ रहे हैं, तो हम सबको सबसे पहले इसका परिभाषा आना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं भूगोल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को समझते हैं। भूगोल किसे कहते हैं, इसका परिभाषा को समझते हैं। तो देखिए भूगोल पृथ्वी की सतह, क्या देख रहे हो आप? भूगोल जो है वो पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक वातावरण, भौतिक वातावरण बोले तो जैसे भूगोल है ये पृथ्वी की सतह, और इस पृथ्वी की सतह पे आप देखेंगे भौतिक वातावरण जैसे कि पहाड़, पठार, है ना, आप इसके अलावा आप देखेंगे तो जल, समुद्र, है ना, इस तरह की हवाएं, पेड़ पौधा, बहुत चीजें हैं, जीव जंतु, ये सब क्या हो जाएंगे? तो भौतिक वातावरण का एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, पृथ्वी में ही होगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ज्योग्राफी में अध्ययन करेंगे। इसलिए इन सभी को एक शब्दों में कहेंगे उसके भौतिक वातावरण। ठीक है, हम देखते हैं मानवीय गतिविधियों, जो हम मानव हैं पृथ्वी पर ही रहते हैं, और हमारी जो भी गतिविधियां हैं, है ना, सुबह से लेकर के शाम तक हम दैनिक जीवन में जो भी चीजें करते हैं, है ना, हर एक चीजों के बारे में, है ना, इस पृथ्वी से जुड़े हुए कार्य, उनका अध्ययन हम लोग यही कहाँ पे करते हैं? ज्योग्राफी में। आप कहेंगे उनके अंतर संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। कैसा? अंतर संबंधों का, यानी कि ये जो धरती है और इस धरती पर रहने वाले, चाहे वो जीव हो, जंतु हो, यानी कि चाहे वो मानवीय गतिविधियों से जुड़े हुए हों या फिर वो भौतिक वातावरण से जुड़े हुए हों, इन सभी का अंतर संबंध पृथ्वी के साथ जो है, इन सभी पॉइंट को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे, है ना। बारीकी से इन सभी पॉइंटों का एक व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहेंगे? तो भूगोल कहेंगे। तो इस प्रकार आइए जानते हैं इस भूगोल का सटीक डेफिनेशन, है ना, सबसे सटीक डेफिनेशन है, आपको याद रखना है ना, सभी बातें इसमें आ गए। क्या आ गए? तो भूगोल पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक वातावरण, मानवीय गतिविधियों और उनके अंतर संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन है। तो हमने क्लियर किया भूगोल का परिभाषा, भूगोल किसे कहते हैं हमने जाना। अब चलिए ये जानते हैं ये जो भूगोल है यानी ज्योग्राफी है, इसका जनक कौन है? तो आप याद रखेंगे नोट में लिखा हुआ है, ये सभी पॉइंट कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट ही है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो इरेटोस्थनीज जो है उनको हम लोग व्यवस्थित भूगोल का क्या कहते हैं? जनक कहते हैं। तो प्यारे बच्चों आपसे प्रश्न हो जाएगा कि ये जो भूगोल है इसका जनक किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे इरोटोस्थनीज। क्या कहेंगे आप? इरोटोस्थनीज कहेंगे। यानी भूगोल का पिता कौन होगा?
इरोटोस्थनीज हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग ये सभी मेन पार्ट देखा भूगोल से संबंधित, है ना, उसका परिभाषा और उसका अर्थ से संबंधित, है ना, इतने पॉइंटों को हम सबने देखा। तो आइए अब हम लोग बिना देरी का प्रवेश करते हैं। ये जो भूगोल है 12th क्लास का, इसका पहला चैप्टर और उसका शीर्षक क्या है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों आप देखो हम लोग आ गए हैं पहला चैप्टर में और बड़ी ध्यान से आपको रहना है, देखना है, समझना है। आपका पहला चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। पहला चैप्टर आपका क्या है? मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र। प्यारे बच्चों हमने क्या किया है, इन सभी मेन पॉइंट को पहले लिखा है, फिर बाद में हमने क्या किया है, चर्चा। तो एज अ सहपाठी के ही तौर पर हम लोग क्या करते हैं, इन सभी पॉइंटों को पहले से व्यवस्थित ढंग से लिखा हुआ है, इस पे अब चर्चा करके क्या करेंगे, अपनी, है ना, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट पे एक बारीकी सी नजर बना पाएंगे। क्योंकि आज क्या है, तो आज का पोजीशन देखेंगे, आधुनिक समय में हमको चैप्टर के अंदर जा करके सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखना होता है, तभी जा करके हम सबका तैयारी बेस्ट होता है। इसीलिए चूंकि साधन का अभाव है, जिस कारण पहले से इस तरह से कंटेंट लिखी हुई है ताकि कम समय में सभी इंपोर्टेंट पॉइंट्स को देखा जा सके, समझा जा सके और उसको बेहतर तरीके से अध्ययन किया जा सके। बस सुविधा के लिए इसको क्या किया गया है, पहले लिखा गया है। आप बने रहिए, है ना, सभी इंपोर्टेंट पॉइंट है, किसी भी तरीके से उस पॉइंट पे हम लोगों को क्या होने चाहिए, बेहतर अध्ययन होने चाहिए। चलिए बने रहिए, जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, जो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट है वो है सामान्यतः भूगोल भूधरातल का अध्ययन है। तो नॉर्मली आप क्या कहेंगे, ये जो भूगोल है ये भूधरातल का ही अध्ययन है ना। भूमना होता है पृथ्वी, धरातल का मतलब हुआ उसका ऊपरी सतह। ये जो पृथ्वी है ना, अगर सामान्यतः देखा जाए, है ना, पूरी तरह से नहीं, सामान्यतः किसका अध्ययन है, तो भूधरातल का ही अध्ययन है। ये पृथ्वी और उसकी सतह पे जो भी चीजें हैं, है ना, हर चीजों का अध्ययन हम लोग करते हैं, कहाँ पर, ज्योग्राफी के अंदर। इसलिए आप क्या कहेंगे कि सामान्यतः भूगोल भूधरातल का क्या है, अध्ययन है। चलिए देखिए अगला पॉइंट। तो हम लोग यहाँ पे अगला पॉइंट देखने वाले हैं, क्या है, तो धरातल से संबंधित समस्त तत्वों एवं भूदृश्यों को प्रमुखता से दो वर्गों में बांटा जाता है। तो हम कहेंगे इस धरातल में यानी जितना भी समस्त ओवरऑल जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, है ना, और जो भूदृश्य हैं यानी इस पृथ्वी पर देखने योग्य यहाँ पर मौजूद जितने भी चीजें हैं, इन सभी चीजों या फिर इन सभी तत्वों को कितने वर्गों में, तो जवाब है दो वर्गों में बांटा जा सकता है। इनमें से आपका जो इन तत्वों का एक वर्ग होगा वो हो जाएगा भौतिक तत्व। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, भौतिक तत्व, और दूसरा हो जाएगा सांस्कृतिक तत्व। अगर देखें ये भौतिक तत्व, ये ऐसे तत्व होंगे या ऐसे भूदृश्य होंगे या पृथ्वी पर ऐसे चीज मौजूद हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है ना। वे सभी भूदृश्य, वे सभी पृथ्वी से जुड़े सभी तत्व एलिमेंट्स क्या किसमें आ जाएंगे, तो जवाब है भौतिक तत्व के अंदर आ जाएंगे। तो चलिए वहीं पर सांस्कृतिक तत्व हैं, इसके अंदर वे सभी चीजें आ जाएंगे जो मानवीय गतिविधियों से निर्मित होते हैं या मानव द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये सारे के सारे भूदृश्य जो पृथ्वी पर दिखते हैं मानव द्वारा निर्मित कोई भी चीजें, वे सब के सब क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सांस्कृतिक तत्व। तो आइए इसको बारीकी से समझते हैं, एग्जाम्पल्स की दृष्टि से भी समझेंगे क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप देखिए बने रहिए, हर वो पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आने वाला है। हम देखते हैं भौतिक तत्व को। तो वे तत्व जिनका निर्माण, है ना, कैसे लिखा हुआ है, तो वे तत्व जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है ना, फ्रेश लिखा हुआ है। वे तत्व जिनका निर्माण प्रकृति ने किया है यानी ईश्वर ने किया है, वे सभी तत्व को भौतिक तत्व कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए समझिए, इस पृथ्वी में, इस धरती में, है ना, कौन कौन से भूदृश्य हैं, इस पृथ्वी पे कौन कौन सी चीजें मौजूद है जिसको प्रकृति ने बनाया है। तत्व जिनका निर्माण
प्रकृति ने किया है, हम उसको भौतिक तत्व कहेंगे। अब बताइए, बहुत से उदाहरण नहीं हो जाएगा इस पृथ्वी में मौजूद, ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिसको हम देखते हैं, समझते हैं कि प्रकृति ने बनाया है, वे सब के सब क्या हो जाएंगे, तो भौतिक तत्व हो जाएंगे। देख लीजिए, तो जैसे स्थल है, ये जो स्थल आप देख रहे हो, प्रकृति ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया, इस मानव ने तो नहीं बनाया, तो ये क्या होंगे, भौतिक तत्व होंगे। वहीं आप देखते हैं जल, प्रकृति की देन है ना, तो ये क्या है, भौतिक तत्व है। आप देखते हैं वायु यानी हवा, ये भी प्रकृति की देन है ना, तो क्या है, भौतिक तत्व। आप देखते हैं पेड़ पौधा, तो पेड़ पौधा भी क्या है, भौतिक तत्व है, प्रकृति की ही देन है। जीव जंतु, मानव, इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो आपके सामने आ जाए, जो आपको लगे कि हाँ इसी धरती पर मौजूद है ना, और उसको प्रकृति ने बनाया है, वे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, भौतिक तत्व। उम्मीद करते हैं आपको भौतिक तत्व जड़ से समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब जानते हैं सांस्कृतिक तत्व को। जस्ट इसका उलट, हमारी गतिविधियों की वजह से हम दैनिक जीवन में बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं अपनी सुविधा के लिए, जरूरत के लिए, है ना, बहुत सी चीजें बना लेते हैं, है ना, या फिर उसका यूज करते हैं। इसी पृथ्वी पर वो भी मौजूद होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, सांस्कृतिक तत्व। तो ये जानते हैं ऐसे कौन से चीजें हैं जो पृथ्वी पर है, जो हमारी गतिविधियों के कारण बना है। देख लीजिए, जैसे कृषि। अब बताइए, ये जो कृषि होता है, ये मानवीय गतिविधि है, हमारा कार्य है, बताइए, मानवीय गतिविधि है, इसलिए कृषि हो जाएंगे सांस्कृतिक तत्व। आप देख रहे हैं यहाँ पे उद्योग, तो उद्योग भी क्या है, मानवीय गतिविधियों से चलते हैं, इसलिए उद्योग भी क्या हो जाएंगे, तो सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे। आप देखते हैं व्यापार, आप देखो व्यापार भी मानवीय गतिविधि है ना, हम ही ना इस पे काम करते हैं, तो इसीलिए व्यापार भी क्या हो जाएगा, आपका सांस्कृतिक तत्व। वहीं पे सड़क, तो सड़क भी हमारी गतिविधियों का प्रतिफल है ना, हम ही सड़क का निर्माण करते हैं अलग अलग तरीके से, है ना, जो भी है, तो ये भी हम मानवीय गतिविधियों का प्रतिफल है, आप कह सकते हैं, ये भी सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे। वहीं आप देखते हैं रेल मार्ग, हमारी गतिविधियों का कार्य। आप देख लीजिए जनसंख्या, तो जनसंख्या भी कहीं ना कहीं क्या होगा, सांस्कृतिक तत्व। कुछ बच्चों में डाउट्स हो जाता है जनसंख्या को लेकर के, उनको लगता है कि ये जनसंख्या ना क्या है, भौतिक तत्व है। प्यारे बच्चों, जनसंख्या को आप भौतिक तत्व बिल्कुल मत कहो, क्योंकि ये जो जनसंख्या है क्या है, लोगों की गिनती। तो आप बताओ, लोगों की जो गिनती है, लोगों की जो संख्या है ना, ओवरऑल, यानी अगर हम देश भर में देखें, तो हम भारत के रहने वाले हैं, तो भारत में कितने लोग हैं, तो भारत में जितने लोग हैं, कुल लोगों की संख्या को हम जनसंख्या कहते हैं, ये तो हमारी गतिविधि हुई ना, है ना। आप प्रवास ले लीजिए, है ना, इस तरह की सब पॉइंट आपका किस में आ जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएगा। उम्मीद है अब आपको यहाँ पर डाउट नहीं होगा, एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा कि इनमें कौन भौतिक तत्व का उदाहरण है या इनमें कौन सांस्कृतिक तत्व का उदाहरण है, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं कि भौतिक तत्व जो आपको लगे कि पृथ्वी पे मौजूद हैं और ये प्रकृति ने बनाया है, आप उसको कहाँ पे रख देंगे, भौतिक तत्व में। और सांस्कृतिक तत्व में वो हो जाएगा जो आपको लगे ये भूदृश्य है, पृथ्वी पे मौजूद ही चीजें हैं, और ये जो चीजें हैं हमारी गतिविधियों यानी मानवीय गतिविधियों के कारण निर्मित है, तो आप क्या कहेंगे, ये सांस्कृतिक तत्व हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास काफी अच्छा लगता होगा, है ना। आप इस क्लास में बने रहिए, हम सभी पाठ को बेहतर तरीके से समझने वाले हैं। देखिए, जब ऐसे क्लास में आप बने रहते हैं, अंदर की सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखते हैं, तो उम्मीद मानिए, है ना, विश्वास मानिए आप लोग कि आपका तैयारी बेहतर रहने वाला है ना। आप इस चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना, दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए, है ना। बस क्या है, सारी कंटेंट आपको फ्री तो मिलता है, ऐसे यूं ही आपका समय बर्बाद हो ही जाता है इधर उधर रील देखने में, घूमने फिरने में, है ना, बदमाशी करने में, जो भी। तो थोड़ा समय अगर आप यहाँ पर दे देंगे, तो कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा, है ना, कुछ ना कुछ ज्ञान बढ़ेगा ही, इसलिए देखना चाहिए आपको, है ना। उम्मीद करते हैं आप काफी समझदार हैं, है ना। चलिए आगे बढ़े, इधर देखते हैं अब क्या है, हमारे सामने है मानव भूगोल का परिचय। तो आइए हम लोग मानव भूगोल का परिचय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ क्या कहा गया है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये सभी पॉइंट,
इतना इंपॉर्टेंट है कि आप कह नहीं सकते, हर बार यहाँ से प्रश्न रहता है। तो चलिए जानते हैं और इस पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, वर्तमान मानव भूगोल के जन्मदाता जर्मन विद्वान फ्रेडरिक रेडजेल है। तो आपको याद रखना है, ये जो फ्रेडरिक रेडजेल हैं, ये क्या हैं? तो जर्मन विद्वान हैं। और ये क्या हैं? तो मानव भूगोल का जन्मदाता। प्यारे बच्चों, आपसे ये प्रश्न आ जाएंगे कि मानव भूगोल का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? तो आपका जवाब है फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन हो जाएगा? फ्रेडरिक रेडजेल। ये जो फ्रेडरिक रेडजेल थे, कौन थे? तो जवाब होगा जर्मन विद्वान, यानी ये जर्मनी के नागरिक थे। है ना, यहाँ तक बात क्लियर होता है। आपको याद रखना है, ये जो फ्रेडरिक रेडजेल है, इनका एक पुस्तक भी है, एक किताब भी है जो आपको जानना चाहिए और वहां से प्रश्न आता है। तो वो किताब है एंथ्रोपोजोग्राफी। क्या बोलेंगे? एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी ये एक पुस्तक है और इसका लेखक कौन होंगे? फ्रेडरिक रेडजेल। ये भी पॉइंट है ना इम्पोर्टेंट, है ना, इसलिए बने रहिए, इस पे ध्यान दीजिए, तभी ना लगेगा कि हाँ सच में पावरफुल पॉइंट तो यहाँ रखा हुआ है। देखिए, इस पुस्तक का जो केंद्र है, केंद्र बिंदु वो क्या है? मानव। तो याद रखना है, एक किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी, एक किताब है एंथ्रोपोजियोग्राफी। इसके लेखक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। और यही फ्रेडरिक रेडजेल जिसको हम मानव भूगोल का जन्मदाता कहते हैं। जन्मदाता बोले तो जनक, बोले तो पिता, आप कह सकते हैं ना। मानव भूगोल का पिता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल का जन्मदाता कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। मानव भूगोल का जनक कौन है? फ्रेडरिक रेडजेल। फ्रेडरिक रेडजेल ने कौन सा पुस्तक लिखा? आप कहेंगे एंथ्रोपोजियोग्राफी। एंथ्रोपोजियोग्राफी में का केंद्र बिंदु क्या है? कहेंगे मानव, क्योंकि मानव से संबंधित है ना बहुत सी बातें इसमें क्या है, उनका उल्लेख है, वर्णन मिलता है, इसीलिए इनका केंद्र बिंदु कौन होगा? मानव होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इस पॉइंट का है ना बारीकियां समझ में आई होगी। अगर आप देखें तो इस पॉइंट में कई सारे प्रश्न आपके बनते हैं, चाहे कोई भी प्रश्न पूछे जाए, उम्मीद है आप जवाब दे पाएंगे। चलिए देखिए अगला पॉइंट, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। कालांतर में संभववाद नामक एक नवीन विचारधारा के प्रवर्तक विडाल डिला ब्लास। चलिए इस एक व्यक्ति पर ध्यान दीजिए, क्या है यह व्यक्ति? विडाल डिला ब्लास। इस व्यक्ति का नाम क्या है? विडाल डिला ब्लास। देखिए यहाँ से आपको सवाल हो जाएंगे कि कालांतर में संभववाद नामक एक नवीन विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? तो जवाब है विडाल डिला ब्लास। कालांतर में जो संभववाद है क्या है? एक नवीन विचारधारा है। संभववाद क्या है? एक नवीन विचारधारा है। इसका प्रवर्तक किसको कहेंगे? तो विडाल डिला ब्लास जी को कहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया? कहीं ना कहीं जो विडाल डिला ब्लास है, कौन? विडाल डिला ब्लास, ये नवीन विचारधारा के प्रवर्तक हैं। तो आपसे ऐसा भी सवाल आ सकता है कि नवीन विचारधारा के प्रवर्तक, नवीन विचारधारा के प्रवर्तक है ना, यहाँ पे पॉइंट देखिए, चिन्हित पॉइंट को, नवीन विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो होगा आपका विडाल डिला ब्लास। अब सवाल है ये नवीन विचारधारा कौन से है, उसका नाम क्या है? कहेंगे संभववाद। तो कुल मिला के ऐसे भी तो हो सकता है ना कि संभववाद का प्रवर्तक कौन थे? तो भी जवाब है विडाल डिला ब्लास। उम्मीद करते हैं यहाँ से कोई भी परिवर्तन के साथ आपसे प्रश्न हो तो आप फंसेंगे नहीं, है ना, आप तो झाड़ के लिखेंगे, है ना, आप सभी सटीक आंसर देकर आएंगे, ऐसा विश्वास है। आगे बढ़िए। जिन्होंने मानव भूगोल को एक विज्ञान के स्तर पर प्रतिष्ठित किया। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। विज्ञान के स्तर पर प्रतिष्ठित किया किसको? मानव भूगोल को। सवाल हो जाएगा किसने मानव भूगोल को विज्ञान के स्तर पर प्रतिष्ठित किया? किसने मानव भूगोल को विज्ञान के रूप में क्या किया? प्रतिष्ठित किया। तो नाम है उस शख्स का विडाल डिला ब्लास जी। देखिए
है ना, खतरनाक सब पॉइंट, एग्जाम की दृष्टि से अहम पॉइंट जो अक्सर पूछे जाते हैं, है ना। चलिए फिर से कहते हैं, यहाँ से आपसे सवाल होगा संभाववाद के प्रवर्तक कौन थे, तो आपका जवाब विडाल डी लाप्लास एक हो गए। दूसरा कि नवीन विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, आप कहेंगे विडाल डी लाप्लास, या पूरे एक साथ कह दे कि कालांतर में संभाववाद नामक एक नवीन विचारधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो भी आप कहेंगे विडाल डी लाप्लास। आप चौथा पॉइंट देख लीजिए, मानव भूगोल को विज्ञान के स्तर पर किसने प्रतिष्ठित किया, आप क्या कहेंगे, विडाल डी लाप्लास कहेंगे। आ सकते हो, क्या है, भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है। अब बताइए आप कैसे इस पॉइंट को छोड़ के जा रहे हैं, बोलिए। हाँ, ये पॉइंट छोड़ने वाला है नहीं, है ना, आपके एग्जाम में आने वाला है ना। वहां परेशान होने से बढ़िया है देख लीजिए ना, एग्जाम में आएंगे दबा देंगे आप, फायदे ही फायदे मिलने वाले हैं आपको। ध्यान दीजिए, इग्नोर कर रहे थे आप, कितना खतरनाक पॉइंट रखा हुआ है। क्या कहेंगे, भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है। क्या बोला गया, भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है। भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है, किसने कहा था, किसका कथन है, प्रोफेसर बलास जी का। किसका, प्रोफेसर बलास जी का, है ना। अब डाउट मत पालिए, बने रहिए, बहुत सी इंपोर्टेंट पॉइंट अभी और आने वाला है। कितना घातक पॉइंट थे ये। भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है, ये किसका कथन है, तो आप कहोगे प्रोफेसर बलास जी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए मानव भूगोल की परिभाषा को देखेंगे अलग अलग भूगोलवेत्ता के अकॉर्डिंग। अभी हमारे सामने तीन फेमस भूगोलवेत्ता होंगे जिन्होंने मानव भूगोल का डेफिनेशन अपने शब्दों में दिए हैं। तो आइए जानते हैं यह तीन मशहूर फेमस, है ना, भूगोलवेत्ता। वो एक हो जाएंगे प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास। क्या हो जाएंगे, प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास। दूसरा हो जाएंगे प्रोफेसर जीन बोन्स। तीसरा हो जाएंगे प्रोफेसर हटिंगटन। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से कि किसने मानव भूगोल का कैसा परिभाषा दिया है। सब्जेक्टिव 2 मार्क्स में आपसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, किसी एक भूगोलवेत्ता के अकॉर्डिंग भी आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए। प्रश्न आपसे हो जाएंगे कि विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। क्या करेंगे आप, प्रोफेसर बून्स के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। क्या करेंगे आप, जानेंगे महाराज तभी ना होगा, इसलिए जान लीजिए ना, कर लीजिए ना काम इस पे, ताकि आपका पेपर अच्छा हो जाए, बेस्ट से बेस्ट हो जाए। चलिए ध्यान दीजिए, प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल का परिभाषा वो इस तरह से है ना। देखिए, मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। क्या कहा, ये जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल जो है ये क्या है, तो विचारकों के विकास की अभिव्यंजना, जो विचारक हैं उनके विकास का क्या अभिव्यंजना है। इनका डेफिनेशन विडाल डीला ब्लास का क्या है, विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। भले ही आपको हार्ड लगता है पर थोड़ा बहुत समय दीजिएगा तो आसानी लगेगा, समय दीजिए ना, आप समझिए ना। मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अब हल्का लगता होगा, आगे और हल्का होगा, बने रहिए। न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार एवं खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। क्या कहा, ये जो मानव भूगोल है इसका परिभाषा रचते हुए विडाल डीला ब्लास जी कहना चाहते हैं कि ये जो मानव भूगोल है ना, यह विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि जो दुनिया सोचती है कहीं ना कहीं कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार एवं खोज का तत्कालिक परिणाम। बिल्कुल नहीं, है ना। ये कौन कहना चाहता है, तो प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास। आपसे प्रश्न हो जाएंगे
प्रोफेसर विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। आप क्या कहेंगे? मानव भूगोल की परिभाषा डेश मारिए, लिखिए। विडाल डीला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल विचारकों के विकास की अभिव्यंजना है, न कि भौगोलिक ज्ञान के विस्तार एवं खोज का कोई तात्कालिक परिणाम। बस इतना आपको लिखना है, 2 मार्क्स आपके झोली में। ओके डन। चलें आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर जीन बोस, देखिए जीन बोस को, मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। क्या कह रहा है? मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है। जानते हैं कौन से तथ्यों का अध्ययन की बात करता है मिस्टर जीन बोन्स? कह रहा है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है। अच्छा, तो वह तथ्य जो मानव का क्रियाकलाप से क्या है? प्रभावित है ना? और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाले घटनाओं से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो आपने देखा प्रोफेसर जीन्स बोन्स ने मानव भूगोल का परिभाषा में क्या कहा है ना? आपको बस यही चीजें सेम टू सेम कहना है कि प्रोफेसर जीन बोन्स के अनुसार मानव भूगोल उन सभी तथ्यों का अध्ययन है जो मानव के क्रियाकलापों से प्रभावित है और जो हमारी पृथ्वी के धरातल पर घटित होने वाले घटनाओं से छांटकर एक विशेष श्रेणी में रखे जा सकते हैं। तो आपने देख लिया वो कौन से तथ्य हैं जिनका अध्ययन है मानव भूगोल, किसके अनुसार? प्रोफेसर जीन बोन्स के अनुसार। उम्मीद करते हैं अगर इसके अकॉर्डिंग आपसे मानव भूगोल का परिभाषा मांगे तो आप ये परिभाषा दे सकते हैं और 2 मार्क्स अपने झोली में कर सकते हैं। आइए एक अगला भूगोलवेत्ता प्रोफेसर हंटिंगटन, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं मानव भूगोल की परिभाषा को। तो मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंध के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो ये जो डिफिनेशन है किसका है? आप कहेंगे प्रोफेसर हंटिंगटन का। प्यारे बच्चों, आपसे प्रश्न हो जाएंगे प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा लिखें। तो आप क्या कहेंगे? मानव भूगोल भौगोलिक वातावरण और मनुष्य के कार्यकलाप एवं गुणों के पारस्परिक संबंधों के स्वरूप और वितरण के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है ना? ये मानव भूगोल की परिभाषा किसके अनुसार हुआ? तो प्रोफेसर हंटिंगटन के अनुसार होगा। प्यारे बच्चों, ओवरऑल एक नजर हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आपको हम जगाना चाहेंगे उन सभी बेस्ट से बेस्ट यानी इंपोर्टेंट पॉइंट को जो एग्जाम की दृष्टि से हर हाल में इंपोर्टेंट होगा। एक नजर आप देख लीजिए। सबसे पहले हमने आज क्या देखा? ये जो ज्योग्राफी है ये क्या है? आप कहेंगे ग्रीक यानी यूनानी शब्द का क्या है? यूनानी भाषा का ये क्या है? शब्द है। आप कह रहे हैं ज्योग्राफी 2 ग्रीक शब्दों यानी जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, यानी जहां जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना। इस प्रकार आप क्या कहेंगे कि ज्योग्राफी का जो शाब्दिक अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन करना होगा। वहीं आपने देखा इसका परिभाषा को, तो भूगोल पृथ्वी की सतह, उसके भौतिक वातावरण, मानवीय गतिविधियों और उनके अंतर संबंधों का क्या है? एक व्यवस्थित अध्ययन है। इसको क्या कहेंगे? तो आप भूगोल कहेंगे। वहीं आप नोट में लिखे हैं व्यवस्थित भूगोल, अर्थात भूगोल का जनक कौन होंगे? भूगोल का पिता कौन होंगे? भूगोल का जन्मदाता कौन होंगे? आप कहेंगे इरोटोस्थनीज, है ना? बिल्कुल मजेदार पॉइंट है ना? आगे बढ़िए और देखिए। आपने देखा चैप्टर 1 आप जहां पे क्या पढ़ोगे? मानव भूगोल प्रकृति एवं क्षेत्र पढ़ोगे। इसमें आपने क्या देखा? सामान्यतः भूगोल जो है वो भू धरातल का अध्ययन है। आपने क्या देखा? ये धरातल से संबंधित जो समस्त तत्व है या फिर भूदृश्य इस पृथ्वी में जो भी चीजें दिखती है ना, इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक भौतिक तत्व, दूसरा सांस्कृतिक तत्व। ये जो भौतिक तत्व है आपको मालूम होना चाहिए इस पृथ्वी पे मौजूद
वे सभी भूदृश्य, वे सभी तत्व जिसको प्रकृति ने बनाया है, सब के सब भौतिक तत्व के अंतर्गत आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए स्थल, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि, मानव आदि, है ना, ये सब हो जाएंगे। वहीं पे अगर आप सांस्कृतिक तत्व के बारे में बात करेंगे तो इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर मौजूद वे सभी तत्व जिनको मानव ने बनाया है या मानवीय गतिविधियों के कारण निर्मित हुआ है, आप उनको क्या कहोगे? आप कहोगे सांस्कृतिक तत्व। तो ये सांस्कृतिक तत्व में क्या होगा? आप क्या कहोगे? कृषि, मानवीय गतिविधि, उद्योग, व्यापार, सड़क, है ना, रेल मार्ग, जनसंख्या आदि, ये सब के सब मानवीय गतिविधियों के कारण निर्मित है कहीं ना कहीं, इसलिए आप इसको क्या कहोगे? आप इसको कहोगे कहीं ना कहीं सांस्कृतिक तत्व, है ना। बिल्कुल, यहाँ से प्रश्न आते हैं, इनमें कौन सांस्कृतिक तत्व होंगे, कौन भौतिक तत्व होंगे, ना आप फंस जाएंगे वहां पे, इसमें जाएं उसमें जाएं, है ना। पर फंसना नहीं है, ऐसे समझना है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना। ये मिशन पे काम कीजिए, आप लोग आगे बढ़िए। चलिए, इधर की ये सभी बातों आपने देख लिए हैं। जैसे मानव भूगोल का परिचय में हमने क्या देखा? वर्तमान मानव भूगोल के जो जन्मदाता हैं, जनक हैं, पिता हैं, वो क्या हैं? तो जर्मन विद्वान, क्या नाम है? फ्रेडरिक रेडजल। इनका एक पुस्तक, फेमस पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी है ना। और इसमें इसका केंद्र बिंदु मानव है, यानी मानव के बारे में विस्तृत वर्णन है इसमें, इसीलिए इसका केंद्र बिंदु कौन होगा? मानव होगा, है ना। आगे बढ़िए। कालांतर में जो संभववाद है, तो संभववाद नामक एक नवीन विचारधारा, एक नई सोच है, इसका प्रवर्तक है विडाल डीला ब्लास जी। ये जो विडाल डीला ब्लास हैं, ये ही मानव भूगोल को क्या किए हैं? जो विज्ञान है इनके स्तर के रूप में प्रतिष्ठित किए हैं। कौन हो जाएगा? आपका विडाल डीला ब्लास जी। तो अब आइए देखिए, भूगोल, भौगोलिक विज्ञान सम्मानित तने का नवीनतम अंकुर है। बहुत ही फेमस ये कथन है, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, कहेंगे प्रोफेसर ब्लास। अब इस प्रकार आपने देखा मानव भूगोल की परिभाषा विडाल डीला ब्लास जी के अनुसार, वहीं प्रोफेसर जीन बूस के अनुसार और प्रोफेसर हटिंगटन के अनुसार। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट था, एंड इसके बाद जो हमारी टॉपिक होगी वो विचारधारा से जुड़ी हुई बातें होगी, जैसे संभववाद, संभावनावाद, इस तरह की जो विचारधारा है, अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, है ना। ये क्लास होने के बाद आप अगले क्लास के भी वेट करेंगे कि वो क्लास कब आ जाए। बहुत ही जल्द हम आप इसका पार्ट सेकंड लेकर आएंगे, और आप इंतजार करिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और बेल आइकन भी दबा दीजिए। जैसे ही हम इसका अगला यानी पार्ट 2 लेकर आएंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समय रहते उसको देख पाएंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहेगा। धन्यवाद।